अच्छा, नेताजी जब प्लेन गिरा, इस किताब में लिखा गया, उसमें सुभाष चंद्र बोस मुसलमान भी था। मजाक नहीं है, हमको ऐसी आजादी नहीं मिली। और आज जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, ये सबसे बड़े दगाबाज हैं, कोई ताल्लुक नहीं है इनका, सबसे बड़े झूठ बोलने वाले हैं। अरे आज जो हिस्ट्री है, बाबर से शुरू करके बाबर पे खत्म कर दे रहे हमको। ने क्या लेना देना हमको बाबर से, मुगलों से? हिस्ट्री है, उससे हमको क्या करना है? अगर पहला इंडियन जो था जो सबमरीन में गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आबिद हसन सफरानी थे। और पहली मुलाकात में सुभाष चंद्र बोस, नेताजी ने उनसे कहा कि क्या तुम मेरा साथ दोगे? और फिर आबिद हसन साहब नेताजी की स्पीचेस का ट्रांसलेशन करते थे। और आबिद हसन साहब का काम यह था कि नेताजी सबमरीन में उनको इंडिया का एक प्लान नेताजी लिखते थे और आबिद साहब टाइप करते थे उसमें। गांधी ने कहा कि अंग्रेजों के कपड़े पहनना छोड़ दो, तो हैदराबाद में पहला घर था जिसने वो कपड़े जमा करके एक अंग्रेज की बनी हुई लकड़ी, उसके ऊपर अंग्रेज की टोपी लगाकर जलाया गया था उसको। तो उसकी आग ब्रिटिश रेजिडेंसी में दिखाई दी थी। पार्लियामेंट में गड़बड़ हो गई थी कि इराक में ये जो मौजूदा जॉर्डन के किंग है, उनके दादा के भाई वहां के बादशाह थे। रेवोल्यूशन आ गया तो पार्लियामेंट में उठ के कोई नेहरू को बोले कि कैसे हम लोग इसको महसूस नहीं कर सके। तो नेहरू उस वक्त खड़े होके बोले कि नहीं, हमको मालूम था, आबिद हसन रिपोर्ट लिख के भिजाए थे कि ऐसा होने वाला है। ये देखिए, ये बात है। आबिद हसन सफरानी साहब के बारे में, ये यानी इस शख्स के बारे में तो बड़ा अफसोस होता है कि यानी कोई हुकूमत इसका नाम भी नहीं लेती, एक लफ्ज नहीं देते। भाई, अगर पहला इंडियन जो था जो सबमरीन में गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आबिद हसन सफरानी थे। और मैं एक किताब लाया हूं, ये किताब है आबिद हसन सफरानी, नेताजी कॉमरेड इन आर्म्स। इसको कंपाइल किया है इस्मत मेहदी और शहबाज सफरानी ने, ये इनके रिश्तेदार हैं। इस किताब में अगर आप पढ़ेंगे तो इस किताब में आबिद हसन सफरानी साहब का एक इंटरव्यू छपा था एक अखबार में, मेन स्ट्रीम जर्नल, 26 जुलाई 1997 में, जिसमें आबिद हसन साहब ये बोलते हैं कि ये सबमरीन में जो हम गए, 3 महीने सबमरीन में थे, जर्मनी से लेके प्रेजेंट मलेशिया तक, वर्ल्ड वॉर चल रही, मामूली बात नहीं है। 3 महीने आप सबमरीन में रहना। और उसमें कैसा सबमरीन में क्या हालात थे? मदन गोपाल साहब सवाल किए कि You went to South Asia in the U-boat. Please tell me more about it. तो आबिद हसन साहब जवाब दे रहे कि we had romantic notions about the journey in a submarine. When we boarded, we found that the U-boat had space enough for only one bed. For only one bed. It was a small room where the entire crew, the doctors and us all sat together. We sat up all 24 hours. We sat there motionless. There was no elbow room at all. We felt cramped. The moment we got up, we found ourselves in the way of somebody or other. It was like a solitary confinement. Even in jail, the living condition would be better. Such then was our life, and I felt concerned about Netaji's health. He had been losing weight. I asked the doctor, and he made Netaji take some exercise. As soon as we entered the submarine, we smelled diesel. It looked as if the blanket supplied to us had been soaked in diesel. And when we sat down to eat, we felt that there was diesel in our food also. In fact, we were so impregnated with the smell of diesel which we will like not to eat. अब बताइए कि 3 महीने कंटिन्यूसली आप समंदर पे हैं। और इसमें यह भी लिख रहे हैं कि नेताजी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वहां पर आबिद हसन साहब नेताजी के लिए सबमरीन में उनको चावल और दाल मिली तो खिचड़ी बना के खिलाते थे। नेताजी को खिचड़ी बना के खिलाते थे। फिर आप ये इन लोगों की जो कुर्बानी है। और ये आबिद हसन साहब पहले कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद साबरमती आश्रम में काम किए, उनकी मां भिजाई उनको वहां पर, जेल को गए, फिर वो कांग्रेस से नाराज होकर जर्मनी पढ़ने चले गए। और जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिले तो उसमें नेताजी का नाम सुभाष चंद्र बोस नहीं था, एक इटालियन नाम से नेताजी जर्मनी में थे। तो किसी ने उनको कहा कि आप जर्मनी में पढ़ रहे हैं, आप आ जाइए, एक शख्स है इटालियन नेम के साथ, वो काफी इंडिया का जिक्र करते, आप आके मिल लो। तो आबिद हसन साहब जब उनसे मिलने गए तो देख के बोले, ये तो सुभाष जी है। और पहली मुलाकात में सुभाष चंद्र बोस, नेताजी ने उनसे कहा कि क्या तुम मेरा साथ दोगे?
तो आबिद हसन साहब की किताब में उन्होंने कहा मेरे को सोच के बोलने दीजिए। तो नेताजी नाराज होकर बोले कि भारत को जरूरत है इस वक्त और तुम सोच के बोलेंगे। आप सोचिए कि ये कोई इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेता। मैं भी पढ़ने गया था, 4 साल 5 साल इंग्लैंड में था। अगर मैं सोच रहा था कि कोई बोले तो मैं तो बोला भाई जरा टाइम लगेगा, मगर आबिद हसन साहब इमीडिएटली बोले मैं आपके साथ हूं। और फिर आबिद हसन साहब नेताजी की स्पीचेस का ट्रांसलेशन करते थे। तो एक इंटरेस्टिंग, सिंगापुर में तकरीर कर रहे थे नेताजी, तो नेताजी ने उनके स्पीच को हिंदुस्तानी जबान में ट्रांसलेट करते थे। एक बार नेताजी उन पर नाराज हो गए कि तुम प्रॉपर ट्रांसलेट नहीं किया उस वर्ड का। तो आबिद हसन साहब बोले कि मैं हिंदुस्तानी लैंग्वेज में कैसा ट्रांसलेट करूंगा इस वर्ड को जो अंग्रेजी में, उसको नेताजी ने कहा कि डायलेक्टल मटेरियलिज्म, हाउ विल आई ट्रांसलेट इट। आप आज भी कोई किसी, मैंने आपको तो एक तर्जुमाकार बेहतरीन होना चाहिए, डायलेक्टल मटेरियलिज्म का ट्रांसलेशन कहां से लाऊं मैं। और आबिद हसन साहब का काम यह था कि नेताजी सबमरीन में उनको इंडिया का एक प्लान नेताजी लिखते थे और आबिद साहब टाइप करते थे उसमें, और फिर सिंगापुर में भी लिखते थे तो ये इनके उसको टाइप भी करते थे। और फिर आबिद हसन साहब की माँ का भी जिक्र होना इसमें, आबिद मंजिल यहाँ पर है, तो उसमें फखरुल हाजिया उनका नाम था। तो जब गांधी ने कहा कि अंग्रेजों के कपड़े पहनना छोड़ दो, तो हैदराबाद में पहला घर था जिसने पूरे सब लोगों से उनकी फखरुल हाजिया, उनकी माँ ने कहा कि जितने अंग्रेजों के बने हुए कपड़े पूरे लेकर आओ। और कपड़े लाकर, जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना बॉर्न फायर, वो कपड़े जमा करके एक अंग्रेज की बनी हुई लकड़ी, उसके ऊपर अंग्रेज की टोपी लगाकर जलाया गया था उसको। तो उसकी आग ब्रिटिश रेसिडेंसी में दिखाई दी थी। फखरुल हाजिया ने किया ये। तो ब्रिटिश रेसिडेंसी का वो जो था, उन्हें काफी तनकीद किया कि क्या कर रहे हैं तुमने, कैसा किया ये। तो फखरुल हाजिया बोलती कि 6 भाई 4 बहन थे लोग, इनका नाम ज़ैनुल आबिदीन था। वो आबिद हसन पढ़ते पढ़ते फिर सफरानी क्यों पढ़ा, हम तमाम ने सुना। तो इस शख्स ने बहुत कुर्बानी दी। और फिर ये लोग सिंगापुर से इम्फाल जा रहे थे। आप सोचो, रंगून से। इम्पॉसिबल है ये काम। सिर्फ एक जज्बा था। क्या जज्बा था? इस मुल्क से मोहब्बत, इस सरजमीन से मोहब्बत, इस मुल्क को आजाद कराना अंग्रेजों की गुलामी से। और कोई ये नहीं बोलता कि इसमें तमाम हिंदू मुसलमान सब साथ थे नेताजी के। सिंगापुर में नेताजी की स्पीच, यादगार स्पीच। फिर वहां पे एक वाक़या ऐसा हुआ कि एक शख्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलने आया और कहा कि ये आपको मैं पैसे दे रहा हूं। एक औरत आके बोली कि आप लीजिए, इस्तेमाल करिए। तो नेताजी ने कहा कि इससे बढ़कर कीमती चीज तुम्हारे पास है, मेरे को दो। तो उसने कहा क्या दूं? तुम्हारा बेटा है, दे दो मेरे को। उस औरत ने कहा ले लो इस बेटे को। फिर नेताजी सुभाष चंद्र के पास एक ज़ईफ मियाँ बीवी आए, आकर कहा कि मेरे 10 भैंसे हैं, ले लो आप। 2 बेटे हैं, एक बेटा है, ले लो आप। ये मेरा बैंक का चेक बुक है, इसमें $500 43-44 के बाद, ये भी रख लो आप। मजाक नहीं है, हमको ऐसी आज़ादी नहीं मिली। और आज जो लोग हुकूमत कर रहे हैं ये सबसे बड़े दगाबाज हैं, कोई ताल्लुक नहीं है इनका, सबसे बड़े झूठ बोलने वाले हैं। फिर वहां से रंगून से इम्फाल को आना, माने अगर आप वो दास्तान पढ़ेंगे, माने कोई बीमार पड़ जा रहा, किसी को डिसेंट्रिया हो जा रहा, किसी को टीबी हो जा रहा। हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने एटम बम डाल दिया, जंग खत्म हो गई। इनको बोल रहे भाई तुम विड्रॉ, बोले नहीं जाएंगे, हम जाएंगे। तो ये इन लोगों की जो कुर्बानी थी उसकी वजह से आज। अच्छा, फिर एक इंटरेस्टिंग इसमें वाकया है कि नेताजी का जो वो आखिरी प्लेन का सफर है, तो उसमें नेताजी प्लेन में बैठ गए थे और उन्होंने नेताजी को पुकार कर कहा कि नेताजी आप एक चीज भूल गए। बोले क्या भूल गए? तो बोले ये आपका, मेरे ख्याल से कुछ लाइटर था, भाग के जाके दिए। उनका कैमरा नहीं दे सके। अच्छा, नेताजी जब प्लेन गिरा, इस किताब में लिखा गया, उसमें सुभाष चंद्र बोस मुसलमान भी था। यानी आज जो हिस्ट्री है, बाबर से शुरू करके बाबर पे खत्म कर दे रहे हमको। नहीं, क्या लेना देना हमको बाबर से, मुगलों से? हिस्ट्री है, उससे हमको क्या करना है? और आप अंदाजा लगाइए कि इस किताब में, मैं तो कहूँगा कि नौजवानों को ये किताब पढ़ना चाहिए कि नेताजी
सुभाष चंद्र बोस जख्मी थे जब प्लेन से निकाला गया एयर क्रैश के बाद। तो नेताजी के पहले अल्फाज क्या थे सुनो आप। किससे पूछे? हबीबुर रहमान से। आपको ज्यादा तो नहीं लगी? ये कहां गई मोहब्बत, ये बोलो आप। यानी एक प्लेन क्रैश हो रहा, प्लेन क्रैश में से जख्मी है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हबीबुर रहमान को बोल रहे आपको ज्यादा तो नहीं लगी? कर्नल रहमान बोले नहीं मैं ठीक हूं। और नेताजी अस्पताल जाते वक्त क्या जबान से क्या नहीं कर रहा था? हसन, हसन कहां है, हसन कहां है, हसन कहां है, हसन कहां है? तो हबीबुर रहमान साहब बोले नहीं है। तो नेताजी क्या बोले? नेताजी उनको बोले जब अपने मुल्क वापस जाएं तो मुल्की भाइयों को बताना कि मैं आखिरी दम तक मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ता रहा हूं। ये जंग आज़ादी जारी रहेगी, हिंदुस्तान ज़रूर आज़ाद होगा, उसको कोई गुलाम नहीं रख सकता। ये देखिए आप, ये वैलर जी, ये जो इस धरती से मोहब्बत थी, अंग्रेज़ों से इस मुल्क को आज़ाद कराना था। और तो ये आबिद हसन सफरानी की जो दास्तान है, यानी एक ये लोग ये भी नहीं बोलते कि आबिद हसन सफरानी साहब बाद में वापस आए। 5 साल तक उनके घर वालों को नहीं मालूम था कि वो नेताजी के साथ है। वो ये समझ रहे कि जर्मनी में पढ़ रहा उन्हें, जर्मनी में पढ़ रहे। बाद में एक इंडियन नेशनल आर्मी का एक सिपाही सिंगापुर से छुट के आके बोला कि ये तो तुम्हारा बेटा तो नेताजी के साथ है। आबिद हसन सफरानी साहब फिर वापस आए हैदराबाद को। उसके बाद उनको पंडित नेहरू ने कहा पहले उनको इजिप्ट का कौंसल जनरल बनाया, फिर उनको इजिप्ट, फिर बगदाद, सीरिया, सेनेगाल, सीरिया। आईएफएस नहीं था, जब आईएफएस नहीं था, नेहरू खुद इन कई लोगों का इंटरव्यू लिए थे। जो लोग थे इंटरव्यू लेके इनको आईएफएस अभी नहीं हुआ तो इनको भिजाए वहां पे। और फिर नेहरू पार्लियामेंट में गड़बड़ हो गई थी कि इराक में ये जो मौजूदा जॉर्डन के किंग है उनके दादा के भाई वहां के बादशाह थे। रेवोल्यूशन आ गया तो पार्लियामेंट में उठ के कोई नेहरू को बोले कि कैसे हम लोग इसको महसूस नहीं कर सके। तो नेहरू उस वक्त खड़े होके बोले कि नहीं, हमको मालूम था, आबिद हसन रिपोर्ट लिख के भिजाए थे कि ऐसा होने वाला है। ये देखिए ये बात है, हमको नहीं मालूम बांग्लादेश में क्या हो रहा, हमारे को नहीं मालूम। वो माने फोरसाइट जो था हमारे लोगों का वहां पे स्टेशनड है, मगर लिख के भिजाए नेहरू के देखो ये चेंज आ सकता है इराक में। फिर वापस आबिद हसन साहब वापस आए हैदराबाद को। और फिर हुसैन शाह वाली दरगाह के पास वो एक फार्म खरीद लिए थे, वहां पर वो बेचारे मोतिया उगाकर मोतिया के फूल बेचते थे। लिख रहे वो बड़ी तकलीफ में भी गुजारता था और अब शादी भी नहीं किए। फिर उनके भाई के बच्चियों को, भाई के बेटों को काफ़ी पढ़ाते थे। फिर बाद में उनका 1984 में शायद उनका इंतकाल हुआ, दायरे मीर मोमिन में उनकी तदफीन हुई। अरे कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। इतने बड़े बड़े जियाले लोग हमारे हैदराबाद से निकलकर इस मुल्क को आज़ाद करवाए और आज हमको आज ला के खड़ा कर देते कि इनके क्या है, इनकी वंशज है, बाबर के है, फलां है, ये है। कहाँ से शुरू होते नहीं मालूम, कहाँ ख़त्म करते।